हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग अपने आज के लेक्चर के ऊपर आगे चलते हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोग ने पढ़ चुका था कि जो पॉलन सैक होता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर की माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, उसको उसका कवरिंग का वॉल कौन कौन सा होता है ये हम लोग ने देख लिया था। टोटल 4 वॉल होता है। आउटर वॉल को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेलियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपेटम। सारा का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोग ने देख लिया था। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना, यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना, उसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, कैसे माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ये आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कम्प्लीटली। हो सकता है कि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लोग नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहला चीज तो मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होने के लिए, यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन होने के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक लगाते हैं और उसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो टॉपिक लगेगा फर्स्ट टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लिखेगा the process of formation of pollen grain from pollen mother cell। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पॉलन मदर सेल को हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, जिसको कि एमएमसी आपके नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ भी होगा। तो पॉलन मदर सेल बोले या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोले, दोनों एक ही चीज है। तो यानी कि वह प्रोसेस जिससे कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, किसके लिए? मतलब पॉलन मदर सेल से। कहाँ से फॉर्मेशन होता है? पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए कि कैसे कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहला तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि पॉलन मदर सेल जो क्या होता है, उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन। जैसे अगर पॉलन मदर सेल का अगर मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो जो इसका डिवीजन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, यानी कि n उसका क्रोमोसोम नंबर होगा। तो लिख लीजिएगा, एक पॉलन मदर सेल डिवाइड होकर के थ्रू मियोसिस 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। लिखिएगा, पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, यानी कि मियोसिस के थ्रू। Pollen mother cell divides meiotically to form 4 haploid microspore। यानी कि एक पॉलन मदर सेल से मियोटिक डिवीजन हो करके 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। माइक्रोस्पोर मतलब ही होता है पॉलन ग्रेन, यानी कि 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। किसके द्वारा? एक पॉलन मदर सेल के द्वारा। अब ऐसे ऐसे कितने सारे पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन हो चुका है माइक्रोस्पोरेंजिया में, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो यानी कि हम लोग ये समझ गए कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है पॉलन मदर सेल से थ्रू मियोसिस, मियोसिस के द्वारा, यानी रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब यहाँ पर हैप्लॉइड बन रहा है, यानी कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन रहा है। इससे हम लोग को क्लियर हो जाता है कि पॉलन मदर सेल डिप्लॉइड होगा, क्योंकि मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो 2n से ही n बनेगा। अब देखिए, ये जो फॉर्मेशन हुआ स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, ये एक क्लस्टर में क्या होता है? अरेंज होते हैं, मतलब एक ग्रुप में अरेंज होते हैं। तो इनको हम लोग एक अलग से नाम दे दिया गया है, जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। टेट्रा मतलब होता है 4, उसको टेट्राड लिखा जाता है। तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा,
The microspore are arranged in a cluster. The microspore are arranged in a cluster of 4 cells. Known as माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं। माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड पॉलिन का फॉर्मेशन हो गया और वो 4 एक क्लस्टर में यानी कि एक ग्रुप में अरेंज हो गए, उनको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। इतना समझ गए। अब ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस 4 टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर को 5 कैटेगरी में बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ कैसे कैसे ये चारों अरेंज हैं एक क्लस्टर में, उसके बेसिस पे 5 टाइप्स का डिवीजन किया गया माइक्रोस्पोर का। तो लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड, कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के। तो जो सबसे पहले है नंबर 1, नोट कीजिएगा, वो है, उसका नाम क्या है? टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ चुका होगा कि किस स्ट्रक्चर को टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेम उसी स्ट्रक्चर के जैसा ही यहाँ पर भी ये 4 टेट्राड माइक्रोस्पोर अरेंज होता है। देखिए कैसे होता है, फिगर बना लीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये 3 इस तरह का टेट्राड है, मतलब 3 ये माइक्रोस्पोर है, ये ऐसे अरेंज है, और ये मान लीजिए कि ये तीनों सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। तो जो चौथा होगा वो ये तीनों के बीच में होगा, इस तरह से, और ये उसका न्यूक्लियस हो जाएगा। जैसे आप लोग इमेजिन कीजिए कि इस तरह से नीचे 3 बॉल रखा हुआ है और तीनों के बीच में ऊपर में एक और बॉल रखा हुआ है, उसी तरह से अरेंज होता है, उसी को टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकंड नंबर में देखिए, सेकंड में क्या आता है? नंबर 2 स्ट्रक्चर, आइसोबाइलेटरल। अब इसमें किस टाइप का अरेंजमेंट होता है ये भी देख लीजिए। इसमें कुछ ज्यादा झंझट नहीं है, बहुत सीधा सीधा अरेंजमेंट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये मैं बनाऊं इस तरह से, तो इस तरह से चारों सेल अरेंज होते हैं लीनियर वे में, कोई ज्यादा ऊपर नीचे 3D शेप नहीं होता है, लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं चारों सेल इस तरह से। इसको बोलते हैं बाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल स्ट्रक्चर। थर्ड जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं डिक्यूसेट स्ट्रक्चर। लिखिए ध्यान से, थर्ड वन, डिक्यूसेट स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में किस टाइप का प्रेजेंट होता है ये देखिए, इसमें कैसे अरेंज होते हैं ये देखिए। जैसे ये मान लीजिए कि एक पूरा है जिसमें 4 है, अब इसका हाफ ले लीजिए ऐसे, ये हो गया इसका हाफ, और इस तरह से 2 सेल यहाँ पर अरेंज है, और इसके नीचे एक पूरा का पूरा सेल अरेंज है इस तरह से, और जो ये नीचे वाला सेल है ठीक उसके पीछे ही एक और सेल यहाँ पर इस तरह से अरेंज है। तो यानी कि 2 हो गया ऊपर में, और उसके नीचे एक, और उसके पीछे में एक। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्यूसेट बोलते हैं। आप लोग अभी नोट नहीं कीजिएगा, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। फोर्थ स्ट्रक्चर देखिए क्या है। फोर्थ हमारा किस टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है? 4 हमारा टी शेपेड हो सकता है। अब टी शेपेड में किस टाइप का अरेंजमेंट आता है ये देखिए। सबसे पहले तो 2 सेल इस तरह से अरेंज होंगे ऐसे, एक ये एक ये, उसके बाद इसके नीचे एक और सेल इस तरह से अरेंज होगा,
ये हो गया उसका न्यूक्लियस। और उसके बाद इसके नीचे भी एक और इस तरह से अरेंज होगा, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर को, इस टाइप का अरेंजमेंट को हम लोग टी शेपेड अरेंजमेंट बोलते हैं। और लास्ट वन जो है वो हमारा क्या है, सबसे सिंपल लीनियर। नोट कर लीजिएगा, लीनियर। लीनियर में किस तरह से अरेंज होता है, ये चारों सेल कुछ नहीं, बस सीधे सीधे इस तरह से बना दीजिए। और यहां से एक ऐसे फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। तो चारों सेल इस तरह से अरेंज होते हैं लीनियर फैशन में। तो आई होप कि आपको पांचों तरह का अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको साइड में फोटो भी दिख रहा होगा, ये चारों या पांचों का अरेंजमेंट किस तरह से डायग्राम के फॉर्म में। तो आप लोग इसको ना नोट करके उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ ज्यादा डिसिप्लिन फॉर्म में दिया हुआ है। हो सकता है मुझसे बनाने में मार्कर पेन है थोड़ी गलती हो जाए, इसलिए वो वाले डायग्राम को ध्यान से अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको पांचों टाइप का अरेंजमेंट समझ में आ गया हो कि कैसे कैसे अरेंज होता है। ये आपके 12 पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नीट में क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए जानकारी लेना तो गंदी बात नहीं है। तो हमें हर तरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना चाहिए। चलिए अब कुछ कुछ टर्म है, 4-5 टर्म है, हम लोग उसको ध्यान से नोट डाउन कर लेते हैं। तो चलिए अब 4-5 कुछ पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कंपाउंड पोलन ग्रेन। ये क्या होता है, देखिए कंपाउंड पोलन ग्रेन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक पोलन मदर सेल से 4 यानी कि टेट्राड माइक्रोस्पोर बन रहा है, यानी कि एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन रहा है। तो किसी किसी प्लांट में ऐसा भी होता है कि ये चारों माइक्रोस्पोर, मैं आपको आगे बताऊंगा स्टेप में, आगे वाले इवेंट में, कि ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं और फिर हर एक माइक्रोस्पोर इंडिविजुअली जाकर के स्टेमेन पे लैंड करता है। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि ये चारों पोलन ग्रेन यानी चारों माइक्रोस्पोर यूनाइट नहीं हो पाते हैं और एक दूसरे में क्लस्टर बना करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बना देते हैं। मतलब चारों मिल करके, जैसा कि मैंने आपको इस तरह का भी 5 तरह का बनाया था माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो वो चारों अलग अलग नहीं हो पाते हैं, एक ही में यूनाइट हो जाते हैं और यूनाइट होकर के एक इंडिविजुअल अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन, जब चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग ना होकर के एक सिंगल यूनिट बना ले। तो लिख लीजिएगा ध्यान ध्यान से, 4 पोलन ग्रेन्स नॉट बी सेपरेटेड, यानी कि वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है तो चलिए, अगर आप लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर 2 बार ग्रेन ग्रेन लिखा लिया तो इसको पोलन ग्रेन लिख लीजिएगा, पोलन ग्रेन। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, देखिए टाइफा हो सकता है इसका एग्जाम्पल, और क्या हो सकता है, ड्रोसेरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन फॉर्मेशन करने वाले प्लांट्स के, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, वो क्या है, मीमोसॉइडी। ये क्या होता है भाई, देखते हैं। स्पेलिंग इसका ध्यान से नोट कर लीजिएगा, मीमोसॉइडी क्या होता है। अब यहाँ पर तो हम लोग ने देखा कि एक पोलन ग्रेन से 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होता है कि जितने भी पोलन मदर सेल है सबसे 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अब फॉर्मेशन होने के बाद ये चारों पोलन ग्रेन अलग अलग सेपरेट भी हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ दूसरे पोलन मदर सेल से फॉर्मेशन होने वाले पोलन ग्रेन भी आकर के एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। तो मीमोसॉइडी क्या है कि इस केस में 8 से 64 पोलन ग्रेन्स
united together to form सिंगल स्ट्रक्चर। यानी कि कंपाउंड पॉलन ग्रेन में तो 4 ही पॉलन ग्रेन आकर के आपस में जुड़ जा रहे थे, लेकिन मिमोसॉइडी के केस में क्या होता है 8 से 64 पॉलन ग्रेन आपस में आकर के सिंगल यूनिट बना लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है पॉलिनियम। पॉलिनियम क्या होता है, देखिए ऑल द पॉलन ग्रेन्स यूनाइट टुगेदर। यानी कि एक एंथर के अंदर जितना भी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है वो सारा अगर मिल करके एक स्ट्रक्चर बना ले तो उसको हम लोग पॉलिनियम बोलेंगे। अगर 8 से 64 पॉलन ग्रेन मिल करके एक स्ट्रक्चर बना ले तो उसको मिमोसॉइडी बोलेंगे। और अगर सिर्फ 4 स्ट्रक्चर मिल करके पॉलन ग्रेन मिल करके अगर कोई सिंगल स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसको कंपाउंड पॉलन ग्रेन बोलेंगे। तो हो सकता है कि नीट में आपका कुछ एसर्शनिज्म टाइप का इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि मिमोसॉइडी के केस में कितना से कितना पॉलन ग्रेन आकर के आपस में अटैच होता है। नेक्स्ट एक और टॉपिक है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन तो हो गया, अब पॉलन ग्रेन बाहर आएगा तब तो वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा। अब बाहर आने के लिए एंथर का वॉल को रप्चर होना पड़ेगा। अब एंथर का वॉल रप्चर कैसे होता है इसका स्टेप लिख लीजिए ध्यान से। यानी कि हमारा जो 4th पॉइंट है ये इसको मैं अलग से बनाऊं स्टार मार्क दे करके, तो डिस्टेंस ऑफ एंथर वॉल, यानी कि जो हमने पढ़ा था टोटल 4 वॉल था वो रप्चर कैसे करता है इसके बारे में देखिए। सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि भाई पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब यही हुआ कि एंथर मैच्योर कर गया। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि एंथर मैच्योर्स। अब वॉल को रप्चर होना है तो सबसे पहले क्या होगा, वॉल को ड्राई होना पड़ेगा। तो यानी एंथर ड्राइज अप। अब एंथर का जो एंथर के वॉल में जो वाटर कंटेंट था वो सब निकल गया। अब उसका बाद का स्टेप में क्या होगा कि पॉलन सैक जिसमें कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता था वो जिस स्ट्रक्चर से कॉम्पैक्टली अरेंज रहता था सबसे पहले तो उस स्ट्रक्चर को लूज होना पड़ेगा तभी तो रप्चर करेगा वो चारों वॉल। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ध्यान से नोट कर लीजिए कि स्ट्रिप्स बिटवीन अच्छा यहाँ पर नोट कर लीजिएगा स्पेलिंग ध्यान से, स्ट्रैप्स बिटवीन पॉलन सैक डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेट का हम लोग जान रहे मतलब होता है जुड़ना, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है लूज होना। तो यानी कि जो चारों वॉल होते हैं जिस स्ट्रक्चर से कॉम्पैक्टली अरेंज होता है एक पॉलन सैक वो क्या होता है लूज होने लगता है। 3rd स्टेप में ये हो गया। 4th स्टेप में देखिए क्या होगा, 4th स्टेप में देखिए इंडोथेसियम होता है ना, इंडोथेसियम मैंने आपको बताया था जब मैंने इंडोथेसियम पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि इंडोथेसियम का जो सेल होता है वो काफी इलोंगेटेड होता है, मतलब बहुत मोटा मोटा सेल होता है। क्यों होता है मोटा सेल, क्योंकि उसके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ड्राइज अप यानी एंथर ड्राइज अप हो रहा है, तो यानी कि डेड सेल इंडोथेसियम का जो भी डेड सेल होगा उसमें से पानी निकलेगा और जैसे ही पानी निकलेगा तो वो सेल क्या होगा कंपैक्ट होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। तो 3rd जो है वो लिख लीजिए सेल्स ऑफ डेड सेल्स ऑफ इंडोथेसियम
कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि इंडोथेसियम का जो भी डेड सेल है वो वाटर कंटेंट निकल जाने के कारण कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। अब वाटर कंटेंट निकल जाने के कारण क्या हुआ कि जो भी इंडोथेसियम के डेड सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। अब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसका साइज क्या होगा, कम होने लगेगा। कोई भी चीज में से जैसे वो फूला हुआ उसमें से पानी निकल गया तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, और जैसे ही वो सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इंडोथेसियम शॉर्टेंड। नेक्स्ट स्टेप लिख लीजिए, इंडोथेसियम शॉर्टेंड। और जैसे ही इंडोथेसियम शॉर्टेंड होगा, मतलब सिकुड़ेगा, वैसे ही क्या होगा, एंथर वॉल रप्चर्स। यानी कि एंथर का वॉल कैसे कैसे रप्चर हुआ ये मैंने आपको ये सारे प्रोसेस में बताया। सबसे पहले क्या हुआ कि एंथर मैच्योर हुआ। जैसे ही एंथर मैच्योर हुआ, एंथर ड्राई होने लगा, यानी कि उसका पानी कंटेंट, वाटर कंटेंट धीरे धीरे निकलने लगा। अब जिस स्ट्रक्चर से एंथर का वॉल बाउंडेड रहता था, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता था, वो धीरे धीरे लूज होने लगा। और इंडोथेसियम जो है उसका सेल मोटा होता है, वो मैंने आपको बताया था, फूला होता है, तो उसमें से वाटर कंटेंट निकलने लगा। अब जैसे ही वाटर कंटेंट निकलने लगा तो सेल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। अब सेल जैसे जैसे सिकुड़ेगा तो उसका जो क्या होगा, साइज छोटा होने लगेगा। अब जैसे ही बाहर का चीज सिकुड़ने लगा, साइज छोटा होने लगा, तो वो रप्चर कर जाएगा, क्योंकि उसका जो स्टेबिलिटी है वो तो बड़ा वाला साइज में ही ना है। और जैसे जैसे वो छोटा होगा उसका स्टेबिलिटी खराब होगा और वो चीज रप्चर कर जाएगा। इस तरह से एंथर का जो वॉल है वो रप्चर करता है। और जैसे ही एंथर का वॉल रप्चर करता है, जो मैच्योर पोलन ग्रेन अंदर फॉर्मेशन हो चुका है वो बर्स्ट आउट होकर के बाहर निकल जाता है और स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करने के लिए रेडी हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। इसको ध्यान से सब लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने ऊपर, हम नेक्स्ट टॉपिक ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग को पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ना है। तो पॉलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है उसमें, कैसा कैसा कवरिंग होता है, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हालांकि ये चीज आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, लेकिन वही चीज हम लोग को यहाँ पर फिर से पढ़ना है, थोड़ा एलिब्रेट फॉर्म में पढ़ना है। तो पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरी बोलते हैं पॉलन ग्रेन को, और इसका स्ट्रक्चर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए यूजुअली जो पॉलन ग्रेन होता है ज्यादातर वो स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो स्फेरिकल शेप का हो, क्योंकि मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है यूजुअली। ज्यादातर पॉलन ग्रेन का शेप स्फेरिकल ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ओवल, सिलेंड्रिकल, इलिप्टिकल, किसी भी तरह का शेप हो सकता है। तो नोट डाउन कीजिएगा, यूजुअली द पॉलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल, यानी कि ज्यादातर केस में पॉलन ग्रेन का शेप स्फेरिकल होता है। अब इसका कितना डायमीटर होता है ये भी देख लीजिए। जब स्फेरिकल शेप है तो डायमीटर ही होगा, लेंथ तो होगा नहीं। तो यूजुअली द पॉलन ग्रेन आर स्फेरिकल एंड डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम, अब कितना से कितना इसका डायमीटर होता है ये भी नोट कर लीजिएगा। तो एक पॉलन ग्रेन का टिपिकली जो डायमीटर होता है वो 25 to 30 माइक्रोमीटर होता है। ये माइक्रोमीटर है, यानी कि इतना डायमीटर होता है एक पॉलन ग्रेन का। जनरली इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन रेंज इतना ही होता है। किसी किसी केस में बुक में आपको 50 भी यहाँ मिल सकता है, तो इसमें बहुत ही कंट्रोवर्सी है। मैंने सारे बुक को कलेक्ट करके एक एवरेज निकाला है, तो 25 to 30 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पॉलन ग्रेन का हम लोग देखें तो वॉल, पॉलन ग्रेन का वॉल क्या होता है, तो नोट कीजिएगा, द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन यानी कि पॉलन ग्रेन्स का जो आउटर कवरिंग होता है उसके बारे में क्या है। तो पॉलन ग्रेन का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में स्पोरोडर्म बोलते हैं। लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके लिख देता हूँ, स्पोरोडर्म।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब स्पोरोडर्म के अंदर दो लेयर हैं, यानी कि जो वॉल है पोलन ग्रेन का वो दो लेयर से मिलकर बना है। आउटर लेयर को हम लोग एक्साइन बोलते हैं और इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एक्साइन और इंटाइन में भी किस किस से क्या क्या कंपोजिशन होता है, एक्साइन का क्या कंपोजिशन होता है, इंटाइन का, ये देखिए। तो सबसे पहले एक्साइन आउटर कवरिंग का, तो एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब स्पोरोपोलेनिन क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि पॉलन ग्रेन के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है। अब स्पोरोपोलेनिन का क्या क्या काम है ये हम लोग देखते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए स्पोरोपोलेनिन में कि रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या है? एक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब किस किस चीज से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्पोरोपोलेनिन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। रेसिस्टेंट टू फर्स्ट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना भी ज्यादा हो स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलेनिन कभी डिजेनरेट नहीं कर सकता। सेकेंड रेसिस्टेंस हो सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक मीडियम या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम या अल्कली मीडियम। तो ये सारे केस में भी स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन को सर्वाइव करने के लिए रेसिस्टेंट बनाता है आउटर इन्वायरमेंट से। तो एक्साइन के बारे में हम लोग ने देखा कि कैसे कैसे होता है। अब देखिए पोलन ग्रेन जो है वो फॉसिल के रूप में भी हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। अब आप लोग जेनेटिक्स में थर्ड चैप्टर में आप लोग ये पढ़िएगा, जब आप लोग एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग पढ़िएगा कि फॉसिल्स क्या होता है। तो फॉसिल्स वह चीज होता है जिसके वजह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो चीज का वो फॉसिल है, जिस सब्सटेंस का वो फॉसिल है, वो कितना पुराना हो सकता है। जैसे अगर किसी एनिमल, जैसे डायनासोर, तो डायनासोर तो आजकल के हमारे एज में प्रेजेंट नहीं है, तो वो जिस एरा में प्रेजेंट था हम लोग उसका बोन से पता कर सकते हैं कि हाँ ये इतना साल पुराना डायनासोर का हड्डी है। उसी को हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। तो फॉसिल्स में और भी बहुत सारे चीज होते हैं। तो पोलन ग्रेन को भी एक तरह से फॉसिल्स के रूप में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसमें स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है, सिर्फ इसी कारण से। क्योंकि स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन को हाई टेम्परेचर, हाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक या बेसिक मीडियम में भी सर्वाइव करने के लिए रेसिस्टेंट बनाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन को एज ए स्टोर कर सकते हैं फॉसिल्स के रूप में। तो नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोलन ग्रेन्स आर well preserved as fossils due to presence of sporopollen। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उतना छोटा सा स्ट्रक्चर जो कि हो सकता है किसी किसी केस में हमें नेक्ड ऐसे दिखे भी नहीं, वो भी कितना रेसिस्टेंट है। अब इंटाइन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इंटाइन में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्या क्या लेयर प्रेजेंट होता है। तो चलिए हम लोग इंटाइन के बारे में पढ़ते हैं। एक्साइन के बारे में हम लोग ने देख लिया, इंटाइन किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो सेकंड पॉइंट लिखिए इंटाइन। फर्स्ट देख लिए एक्साइन, सेकंड हो गया इंटाइन। तो लिखिए इंटाइन इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टोसेलुलोज। ये भी एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही है, पेक्टोसेलुलोज। अब पेक्टोसेलुलोज का मतलब क्या हुआ? यानी कि पेक्टिन प्लस सेलुलोज,
ये दोनों को मोर बेटर फॉर्म में पेक्टोसेलुलोज लिखा गया है। तो यानी कि पेक्टिन और सेलुलोज से मिल करके इंटाइन बना होता है पॉलन ग्रेन का। अब एक और पॉइंट नोट कीजिएगा, इंटाइन कहाँ से बाहर आता है। अब इंटाइन का रोल क्या है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होने के बाद, लिखिएगा इसको ध्यान से। इंटाइन कम्स आउट ऑफ द जर्म पोर। अब जर्म पोर क्या होता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। टू फॉर्म, किस लिए ऐसा होता है, टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा या नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा पॉलन ट्यूब क्या होता है। जर्म पोर देख लीजिए कि जर्म पोर क्या होता है। ऐसा प्लेस, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है सरफेस पे, मतलब कि मान लीजिए कि ये जो है ये एक पॉलन ग्रेन है, तो इसका एक ऐसा सरफेस होगा जहां पर कि एक्साइन पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा। बहुत सा, मतलब ये छोटा सा एक डॉट भी हो सकता है, बहुत छोटा सा होता है जहां पर कि एक्साइन प्रेजेंट नहीं होगा, और जो इंटाइन पार्ट है वो कुछ ज्यादा ही अपने नॉर्मल पोजीशन से स्वेलन हो जाता है और इंटाइन पार्ट बाहर आ जाता है एक्साइन के, उसी को हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। तो उसी जगह से क्या होता है कि इंटाइन पार्ट जो है वो डेवलपमेंट करके ग्रोथ करके इस जर्म पोर के थ्रू बाहर आने लगता है, और बाहर आके क्या फॉर्मेशन करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और पॉलन ट्यूब का क्या काम है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जर्म पोर क्या होता है, सर्टेन प्लेस वेयर जर्म पोर certain place where एक्साइन इज एब्सेंट, यानी कि एक्साइन पार्ट जो है वो किसी एक ऐसा पॉइंट में एब्सेंट होता है, उसके जगह पे क्या होता है, उसके जगह पे दिस मे हैव थिकेंड इन टाइम, यानी कि उस जगह पे इंटाइन थिक होकर के, मोटा होकर के बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाता है, और वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आप लोग ने यहाँ देख लिया कि इंटाइन किस किस चीज से मिलके बना होता है और वो कैसे बाहर में एक्सपोज होता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब एक और पॉइंट है पॉलन किट। पॉलन किट क्या होता है ये भी नोट कर लीजिए। हालांकि ये आपको टेक्स्ट बुक में आपके नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। पॉलन किट होता क्या है, तो ऐसा प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जिसका कि पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट हो, मतलब जिसका पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट हो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक कौन लेके जाने में हेल्प करेगा, इंसेक्ट हेल्प करेगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है वो येलोइश कलर टाइप का होता है, और उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस आउटर सरफेस पे लगा होता है जो कि क्या करता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो कि एक इंसेक्ट के बॉडी में जाकर के अटैच हो जाता है, स्टिक कर जाता है, और वही इंसेक्ट जब दूसरे फीमेल या फिर किसी दूसरे फ्लावर के पिस्टिल पार्ट पे यानी स्टेमन पे जाकर के बैठती है, तो ये पॉलन डिटैच हो जाता है इंसेक्ट के बॉडी से और कहाँ लैंड करता है, सीधे स्टिग्मा पे लैंड करता है। तो हुआ ना पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर से लेकर के और स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करवा दिया। तो पॉलन किट क्या होता है लिख लीजिएगा डेफिनेशन के फॉर्म में। इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स यानी कि ऐसा पॉलन ग्रेन जिसका कि पॉलिनेशन वाया इंसेक्ट हो, द एक्साइन इज कवर्ड बाय अ किस चीज से कवर होता है, येलोइश सब्सटेंस से, लिख लीजिए द सब्सटेंस इज कवर्ड बाय येलोइश विस्कस, यानी लिक्विड टाइप का होता है, और एंड स्टिकी। द इंसेक्ट पॉलिनेटेड pollen grains
the insect pollinated pollen grains, the exine is covered by yellowish, viscous and sticky oily substance. तेल जैसा कुछ होता है. Called as pollen kit. अगर आप लोग चाइना रोज का भी पोलन ग्रेन को अगर हाथ में लीजिएगा तो वो येलोइश टाइप का होता है और वो चिपचिपा जैसा होता है. अब पोलन किट का काम क्या है ये चीज भी नोट कर लीजिए. इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन किट. पोलन किट का काम क्या है? सबसे पहला तो फंक्शन यही है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में इसका बहुत ज्यादा हेल्प आता है. यानी हेल्प्स एज या फिर एक्ट्स एज इंसेक्ट अट्रैक्टेंट. यानी कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है पोलन किट. सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है. अगेंस्ट किसके वायर? अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है पोलन ग्रेन को. कौन? पोलन किट. तो लिख लीजिएगा ध्यान से, प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन्स protect pollen grains by harmful UV rays. यानी कि सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं उनसे भी पोलन किट प्रोटेक्ट करता है पोलन ग्रेन को. और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा लास्ट पॉइंट है. वो क्या करता है? हेल्प टू स्टिक टू द इंसेक्ट बॉडी. यानी इंसेक्ट बॉडी में चिपकने में हेल्प करता है पोलन किट. लिख लीजिए, यानी कि इंसेक्ट के बॉडी में स्टिक करने में हेल्प करता है पोलन किट. किसको स्टिक करने में? पोलन ग्रेन को स्टिक करने में, ताकि वो स्टिग्मा पे जाकर के पोलन ग्रेन को वहां पर लैंड करवा सके और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सके. तो चलिए, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे आज के लेक्चर को बढ़िया से. पोलन किट को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि किस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे. थैंक यू.